नमस्कार दोस्तों। तो भाई जिसका इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने सीएचएसएल भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन फॉर्म भी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। जब मैंने इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखा ना तो भाई दिल खुश हो गया। रियली में इस बार काफी बड़ी खुशखबरी है, जिसकी उम्मीद नहीं करी थी वो इस बार एसएससी ने कर दिखाया है। मैं आपको बताऊंगा क्या खुशखबरी है इस नोटिफिकेशन के साथ। तो भाई सीएचएसएल की ये भर्ती क्लर्क की भर्ती है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बहुत ही बड़े बड़े डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज मतलब मंत्रालय ज्वाइन करने हैं क्लर्क की पोस्ट के ऊपर, तो इससे बड़ी भर्ती आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई और हो ही नहीं सकती। सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल होती है, इसी वजह से ये भर्ती इतने ट्रेंड में रहती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न सिलेबस को समझने वाले हैं। इवन सिलेबस तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा के भी जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह मतलब सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। और रियली में जिसकी इस बार उम्मीद नहीं करी थी वो चीज क्या है इस नोटिफिकेशन में, वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। तो चलिए गाइस, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो भाई ये इसका फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसे तो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। नोटिफिकेशन आ चुका है, सीएचएसएल का तैयारी शुरू कर दीजिए। संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट सिलेक्टेड हैंड रिटन नोट्स मल्टी कलर में हाईलाइट के साथ आपको प्रोवाइड करा चुके हैं पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में। और ये भारत के पहले मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स है, जिसमें थ्योरी के साथ आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्ड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते हैं। क्लियर है? सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। कभी भी हिस्ट्री अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई बुक उठानी पड़ेगी, ना ही किसी टीचर की हेल्प आपको लगेगी। ठीक है, तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल है क्या। एसएससी सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब 12वीं पास वालों के लिए भर्ती होती है। इसके अंडर क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। 2 क्लर्क की पोस्ट होती है, जिसमें से दोस्तों एक पोस्ट तो हमारी होती है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। ठीक है, कौन सी पोस्ट होती है? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसको एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के नाम से भी आप जानते होंगे। ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, कहीं की ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 2 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलती है, लिखा हुआ है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 19,900 है, लेकिन सैलरी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बेसिक पे के साथ आपके कुछ अलाउंसेस भी लगते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, काफी सारे अलाउंस मिलते हैं। सैलरी मैं आपको आगे बता दूंगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक पोस्ट है, साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट लेवल 4 की पोस्ट है। यहां पर तो आपको सैलरी बड़ी बिंदास देखने को मिलेगी। तो भाई इस बार खुशखबरी क्या लेकर आया ये नोटिफिकेशन, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो क्या हुआ है? हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भाई एसएससी सीएचएसएल की इस बार 3131 वैकेंसी आएगी। सभी ने उम्मीद लगा रखी थी कि मुश्किल से मुश्किल 1500-1600 वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन सीजीएल की तरह सीएचएसएल में वैकेंसी काफी बेहतरीन देखने को मिल रही है, 3131। क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर उठा लो, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 उठा लो, वैकेंसी बहुत ही कम निकली है, लेकिन सीएचएसएल में वैकेंसी बढ़िया निकली है 3131। और आप लिख के ले लो, वैकेंसी आपकी गारंटीडली बढ़ेगी। भले थोड़ी बहुत बढ़े, लेकिन वैकेंसीज आपकी 3131 से बढ़ के जाएगी। तो भाई तैयारी शुरू कर दो, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकली है, वैकेंसी कम नहीं है। बात कर लेते हैं गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 23 जून 2025 यानी कि आज से ही हो चुकी है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 18 जुलाई 2025 है। क्लियर है? एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा प्रीलिमिनरी, वो 8 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। 8 सितंबर से शुरू होकर 18 सितंबर यानी कि मेरे बर्थडे के दिन तक होने वाला है। क्लियर है? तो 10 दिन तक वेरियस शिफ्ट में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। समझ गए? जो टियर सेकंड एग्जाम होगा वो फरवरी मार्च 2025 में आपका होने वाला है। तो भाई एग्जाम डेट नोट कर लो, 8 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है सीबीटी 1 का। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी शुरू कर देनी है। बुक्स वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगा, एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, बस आप लगातार फॉलो करते रहिए। एज लिमिट
इन सभी पोस्ट के लिए जो आपकी एज लिमिट होती है वो 18 से 27 साल होती है। जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है कितना? ओबीसी वालों को जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों वो मिलता है, कितना मिलता है ओबीसी वालों को? 3 साल का। एससी एसटी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। जो आपकी इस बार एज कैलकुलेट हो रही है वो एग्जैक्टली 1 जनवरी 2026 तक होने वाली है। सीधा सीधा आप समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में हुआ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। समझ गए दोस्तों? बाकी ओबीसी एसटी एससी वाले अपनी एज उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन क्या है आपकी इसमें, जो आपकी इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है ना, इस पोस्ट के लिए अगर आपने 12वीं पास कर रखा है साइंस और मैथ सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों जो आपकी इसमें एलडीसी की पोस्ट है, जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है ना, इसके लिए अगर आपने 12वीं पास कर रखा है सिंपल किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से, फिर चाहे अपने आर्ट साइड से कर रखो, फिर चाहे अपने कॉमर्स साइड से कर रखो, या फिर 12th में आपके पास पीसीएम था, अगर 12वीं आपने किसी भी सब्जेक्ट से और कितने भी नंबर के साथ 12वीं में आप सिंपल पास ही थे तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एलडीसी और जीएसए की पोस्ट के लिए, ठीक है। एलडीसी या फिर जीएसए एक ही बात है, समझ गए? पहले एलडीसी कहा जाता था, अब इसको थोड़ा सा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के नाम से इसको संबोधित किया जाने लगा। क्लियर है? फॉर्म फीस, फॉर्म फीस क्या होती है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, क्या क्या? जनरल ओबीसी, अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। बाकी जितनी भी हमारी रिजर्व्ड कैटेगरी है, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, फीमेल हो या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी हो, इनके लिए फॉर्म फीस बिल्कुल 0 है। फॉर्म फीस इन कैटेगरी के लिए है ही नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर होगा। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, जिसको CBT 1 कहा जाता है या फिर टियर 1 एग्जाम कहा जाता है। स्टेज सेकंड में आपका एक तरीके से मेंस एग्जाम होगा जिसको टियर 2 एग्जाम कहा जाता है। तो चलिए CBT 1 के बारे में बात कर देते हैं, टियर फर्स्ट एग्जाम के बारे में। टियर फर्स्ट एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। बेसिक नॉलेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर, क्योंकि इस पेपर में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तो भाई एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 200 नंबर का आपका पेपर होगा। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी और 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है? तो गाइस देख लीजिएगा, सारी चीजें मैंने आपके सामने क्लियर करा दी है, समझ गए? 60 मिनट 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करा के दिखाने हैं। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करा रहा हूं। ये CBT 1 टियर फर्स्ट एग्जाम में जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। फाइनल मेरिट में इन 200 नंबर का कोई भी रोल नहीं होता, ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। इन नंबर का पर्पस होता है, पता लगाया जाता है कि क्या आप सेकंड स्टेज में बैठ रहे हो, सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। सेकंड स्टेज का एग्जाम थोड़ा सा पेचीदा है, वही 4-5 सब्जेक्ट होंगे, लेकिन वेटेज और मार्किंग आपकी डिफरेंस होती है। जैसे कि एक सब्जेक्ट आपका होगा सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटी, साथ ही रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन, तो भाई टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 60। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए ये 60 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 180। मैथ से भी 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, इसलिए ये 60 क्वेश्चन 180 नंबर के अंदर हो गए। इन 60 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम रहने वाला है, समझ गए? अब देखिए दूसरा सेक्शन, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश से टियर 2 एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस से टियर 2 एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 40 और 20 कितने हो गए? 60।
एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं, तो 60 क्वेश्चन कितने नंबर के अंदर हो गए? 180 इन 60 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी आपके पास 1 घंटे का ही टाइम रहने वाला है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर आपको मैथ और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 1 घंटे के अंदर आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बस यहां पर फर्क इतना है कि इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन। एग्जाम में वही 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। अब यहां पर आपको एक और सेक्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन 3, ठीक है, जिसमें आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वो होता है आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। कंप्यूटर से रिलेटेड 15 बेसिक क्वेश्चन आएंगे। कितने? केवल 15। यहां पर भी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जा रहे हैं, तो ये 15 क्वेश्चन हो जाते हैं 45 नंबर के, और इन 15 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 15 मिनट। काफी बेसिक क्वेश्चन होते हैं। और भाई कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की खास बात यह है कि ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर है। ये जो 15 नंबर, ये जो 45 नंबर होंगे फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, यहां पर जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। समझ गए? इसके बाद साथ साथ आपका सेक्शन 4 भी होने वाला है। ठीक है, सेक्शन 4 में आपका एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा सभी पोस्ट के लिए। क्या होगा? स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। एक तरीके से आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाना है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मिनट का होने वाला है जेएससी की पोस्ट के लिए। ठीक है, या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करोगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, या फिर मैंने और लिख दिया, इनमें से कोई एक करनी है, या फिर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, जहां पर आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल के दिखानी होगी। और टाइपिंग टेस्ट आपका मात्र 10 मिनट का रहने वाला है। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए भी आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। समझ गए दोस्तों? ये मैंने बात करी एलडीसी या फिर जेएससी की पोस्ट के लिए। वहीं पर जो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके लिए भी आपका जो स्किल टेस्ट होगा ना, उसमें डेटा एंट्री आपको करके दिखानी होगी, और ये आपका 15 मिनट का होगा। ठीक है, दोनों का स्किल टेस्ट आपका डिफरेंट रहने वाला है। समझ गए दोस्तों? अगर आप दोनों पोस्ट को लेकर एलिजिबल है, मतलब आपने 12वीं साइंस सब्जेक्ट से पास कर रखी है, मैथ और साइंस सब्जेक्ट था, तो भाई आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना, एक ही फॉर्म भरना होता है। आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस डेटा एंट्री ऑपरेटर है, सेकंड प्रेफरेंस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है। क्लियर है? इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी होती है। ठीक है, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो टियर फर्स्ट एग्जाम में, तो आपको दोनों ही पोस्ट का स्किल टेस्ट देकर निकलना होगा। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, उससे पहले एक बार एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ये टियर फर्स्ट एग्जाम का सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज से ये सभी टॉपिक आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से ये सभी टॉपिक आएंगे, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, या फिर नोटिफिकेशन में ही दे रखा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ये सभी टॉपिक होंगे, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल, ये सारे के सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक है आपके। ये मेंसुरेशन वगैरह जो भी है आपका, सारे के सारे ये मैथ्स के टॉपिक है। नीचे आपका जनरल अवेयरनेस आ जाता है। ये आपका पूरा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। क्लियर है? जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, और भाई टियर सेकंड एग्जाम का सिलेबस भी आपका कुछ कुछ ऐसा ही है। बाकी इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए एक प्यारी सी बुक आपको रिकमेंड करूंगा, WTS की सामान्य ज्ञान की ये वाली बुक, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके दे रखा है। लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज, ठीक है, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइनर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आंसर के साथ। तो इससे बेस्ट बुक जीएस के लिए कोई नहीं है। कम टाइम के अंदर जीएस कवर कर लोगे। लिंक ये रहा, यहां से आप बुक को परचेज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह तो है ही नहीं। अब ये जो आपका मेंस एग्जाम था, CBT 2 एग्जाम था, इसके मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। केवल इन 4 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट आपके टोटल बैठ रहे थे 360 नंबर के। 360 कैसे? मैथ और रीजनिंग 180 नंबर का, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस भी 180 नंबर का। 180 प्लस 180 360। तो भाई जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 360 नंबर में से बनेगी। ठीक है, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम था, टियर फर्स्ट एग्जाम था, फाइनल मेरिट में उसका कोई रोल नहीं है, वो क्वालिफाइंग नेचर है। 360 में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। क्या बनती है?
फाइनल कट ऑफ बनती है। और ये फाइनल कट ऑफ आपकी पोस्ट वाइज तो रहती है, साथ ही कैटेगरी वाइज भी रहती है, ये डिपार्टमेंट वाइज भी रहती है। कैसे आपको पता चलेगा कि भाई सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है, पासपोर्ट कमीशन के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कैसे पता चलेगा? हर एक विभाग, हर एक मंत्रालय की कट ऑफ अलग बन रही होगी कि भाई सीबीआई डिपार्टमेंट की जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जनरल ओबीसी एसटीएससी की कट ऑफ ये है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जनरल ओबीसी एसटीएससी की कट ऑफ 380 में 360 में से है। जिस भी कट ऑफ में आप फिट बैठोगे फाइनली उसी पोस्ट के ऊपर, उसी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी वगैरह के बारे में कि भैया तनख्वाह बताइए जरा कितनी होती है इस पोस्ट के ऊपर। लो भाई ये रहा पोस्ट का जो ग्रेड पे है, मैंने आपको बता दिया 1900 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क की। समझ गए दोस्तों? तो भाई इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी शुरुआती सैलरी मिलेगी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40,000 रुपए महीना, लगभग 40,000 रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। फाइनल सैलरी जो आपकी इसी पोस्ट के ऊपर रहेगी लगभग 1 लाख रुपए, 1,05,000 से ज्यादा आपकी फाइनल सैलरी होती है। वहीं पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट लेवल 4 की पोस्ट है, इस पोस्ट का बेसिक पे 25,500 है। तो इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपको 52,000 रुपए मिलेगी। फाइनल सैलरी 1,25,000 से भी आपकी ज्यादा होती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट बड़ी है, इसके ऊपर आपको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। जॉब प्रोफाइल, ठीक है, जॉब प्रोफाइल, काम आपको क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों ये हमारी क्लरिकल पोस्ट होती है, लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर। आपकी क्लर्क की पोस्ट है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। ऑफिस की ये पूरी तरीके से जॉब है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर इनके ब्रांचेस हैं और रीजनल ऑफिस हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जॉब लोकेशन रहेगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। एग्जाम सेंटर्स भी आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी पसंद के किन्हीं 3 एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। समझ गए गाइस? और हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इस एग्जाम के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करें। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आप नए हो तो एसएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर लोगे। इजी सा प्रोसेस है। अब देखिए दोस्तों, ऑलरेडी हमने वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री 75 दिन का एक चैलेंज चला रखा है, जो कि जीके जीएस का रहने वाला है, जो कि केवल सीएचएसएल ही नहीं बल्कि एसएससी, एमटीएस, जीडी और दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेली आपको एक क्लास मिलती है, रोज रात 9 बजे के अंदर, ठीक है, 9 बजे। हमने गोल बना रखा है, हमारा टारगेट है कि आने वाले 75 दिनों के अंदर इन एग्जाम की जीके जीएस को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। देख लीजिएगा, अगर आप लगातार 75 दिन तक इस क्लास के साथ जुड़े रहे ना, इनमें से किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, जीके जीएस का क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। आप 100% खुद को प्रिपेयर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो भाई सीएचएसएल वालों, अब थोड़ा सा एक्टिव मोड पर खुद को डाल लीजिए और 75 दिन के चैलेंज की क्लास रोज लेना शुरू कर दीजिए। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूं, जिससे आप खुद भी तैयारी कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। मोस्ट सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हो। कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।